हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है, आपको यहाँ पे इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, एज पर द fourth annual list of 100 top highest paid athlete which is released by Sportico, who is the world's highest paid athlete in 2024. So 2024 के highest paid athlete आपके रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनकी जो अर्निंग थी वो आपकी थी 260 मिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और जो ये लिस्ट थी इसमें सबसे ज्यादा जो एथलीट आपके थे वो थे यूएसए से, विच इज 64 एथलीट, फॉलोड बाय और यूके जिनके 5 एथलीट इसमें शामिल थे। ठीक है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ये आपके पुर्तगाल के प्लेयर हैं और सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ये आपके टॉप पोजीशन पे बने हुए थे। ओके, एंड वन मोर थिंग, जो ये लिस्ट थी इसमें इंडिया का कोई भी प्लेयर नहीं था। एंड इस लिस्ट में सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ऐसा देखा गया है, इस लिस्ट में कोई भी फीमेल प्लेयर जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। ओके, नाउ टॉप 10 प्लेयर्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनकी अर्निंग आपकी 260 मिलियन यूएस डॉलर की है, फॉलोड बाय स्टेफन करी जो आपके बास्केटबॉल प्लेयर हैं एंड इनकी अर्निंग थी 153.8 मिलियन की। देन आपके टाइसन फ्यूरी जिनकी अर्निंग है 147 मिलियन यूएस डॉलर, लियोनल मेसी 135 मिलियन यूएस डॉलर, देन लेब्रॉन जेम्स आपके 133.2 मिलियन यूएस डॉलर की अर्निंग है, देन नेमर, देन नेक्स्ट आते हैं आपके ओलेक्सेंडर, फिर करीम बेंजेमा, कैलिन जो आपके फुटबॉल प्लेयर हैं, देन जॉन रेमन। ये आपके टॉप 10 प्लेयर्स थे जो इस 100 की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे थे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI has unveiled the revolutionary plan called Dash during the 9th Bima Manthan which was held on 13th to 14th February 2025। तो अभी जो है 13 से 14 फरवरी को एक मीटिंग आपकी हुई थी जिसका नाम है बीमा मंथन। इसका 9th एडिशन आपका हुआ था एंड इस मीटिंग में बेसिकली IRDAI और जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसके CEO एक मीटिंग करते हैं जहां पे डिस्कस किया जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें बेसिकली हो रही हैं और आगे हमें क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस जो है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर्ड किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपका प्लान लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है जिसका नाम है बीमा त्रिनिधि। ठीक है, इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है कि एनहांस किया जाए एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को इन ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। नाउ IRDAI ने से आपका लॉन्च किया है तो उसके बारे में देख लेते हैं। IRDAI के चेयरपर्सन कौन है, देवशीष पांडा। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में एंड 1999 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करते हैं इस प्लान की। बीमा त्रिनीति, त्रिनीति मीन्स इसमें 3 चीजें आपकी हैं, तीन नीतियां इसमें हैं। क्या क्या ये नीतियां हैं, एक हो गया बीमा सुगम, दूसरा है बीमा विस्तार और तीसरा है बीमा वाहक। तो इन 3 चीजों से बीमा त्रिनीति प्लान आपका बनता है। अब ये तीनों क्या चीज हैं, पहले हम बात करेंगे बीमा सुगम की। बीमा सुगम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंश्योरेंस बाय और सेल दोनों ही यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है क्या हो रहा है, इंश्योरेंस बेचा भी जा रहा है और खरीदा भी जा रहा है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे। एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कस्टमर से यहाँ पे जो है बाय कर सकता है आपकी जो भी प्लान्स हैं या पॉलिसीज हैं इंश्योरेंस की। ओके, नेक्स्ट आता है बीमा विस्तार। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको लगा कि नहीं यार मेरे को जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, तो फिर आपने लाइफ इंश्योरेंस अलग लिया। तो अब यहाँ पे बीमा विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपको बंडल दे दिया गया है जिस बंडल में आपका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें एक ही बंडल में दे दी गई हैं। तो अब आपको अलग अलग खरीदना नहीं पड़ेगा, एक ही बंडल आप खरीद लो, उसी के बेसिस पे इसका जो है प्रीमियम आपको पे करना होगा। ठीक है, मतलब एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं।
ओके। नाउ नेक्स्ट आता है बीमा वाहक। बीमा वाहक क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो लोकलाइज विमेन होती हैं उनको वो क्या करती हैं, वो इंश्योरेंस अवेयरनेस यहाँ पे घर घर जाके आपके देंगे, ग्राम सभा लेवल पे, ठीक है। इंश्योरेंस की अवेयरनेस ये देंगी और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सेल करेंगी। तो यहाँ पे मेन फोकस जो रखा गया है वो विमेन एम्पावरमेंट में रखा गया है। तो ये तीनों चीजें क्लियर हुई, बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक, और इन तीनों से बनता है आपका बीमा त्रिनीति। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च अ वन मैन ऑफिस टू एम्पावर एजेंट्स विद अ डिजिटल सर्विस। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है जिसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है वन मैन ऑफिस को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज LIC द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है ताकि जो इसके सेल्स एसोसिएट्स हैं या जो इसके आपके मेंबर्स हैं वो कहीं से भी और कभी भी वर्क कर सके, ठीक है। बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका LIC का ऑफिस है, लेट्स टेक द एग्जांपल कि ये 5 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, बट जो एसोसिएट्स हैं उनको अर्जेंटली ही किसी की पॉलिसी जो है वो आपकी रिन्यू करनी है, तो वो अब पहले क्या होता था कि नेक्स्ट डे का उसे वेट करना पड़ेगा, जब ऑफिस खुलेगा तब वो काम करेगा, बट अब वो घर बैठे बैठे ही ये काम कर सकता है ऑनलाइन बाय यूजिंग द वन मैन ऑफिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की गई है एजेंट्स को, उनके मेंबर्स को, जिससे वो आपका जो है इजीली वर्क कर पाए। अगर किसी की पॉलिसी आपकी ओपन करनी है तो वो पॉलिसी ओपन कर पाएँ, अगर किसी के पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो इजीली कर पाएँ, अगर किसका मतलब प्रीमियम जो है वो रिन्यू करना है या क्लेम रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है वो करनी है, तो अब जो है इजीली ये किया जा सकेगा। ये अब यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी ऑफिस की कि ऑफिस जाके ही काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे LIC ने लॉन्च की है। अब जो ये वन मैन ऑफिस है, इट इज़ डिजाइंड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ LIC सेल फोर्स, ठीक है। इसमें आपके एजेंट्स इंक्लूडेड हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स, तो ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब मेन एम क्या था कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़े LIC की, क्लियर है। इसे इंटीग्रेट किया गया है आपके आनंदा प्लेटफॉर्म से, विच इज आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, इसके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, जिसके हेल्प से एजेंट्स जो है वो इजीली अब काम कर पाएंगे। फाइन। नाउ LIC की अगर बात करें, LIC के MD एंड CEO करंटली कौन है? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 1956 में LIC को आपका जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI हैज लॉन्च बीमा असबा, which is Bima application supported by blocked amount to make insurance premium payment easier via UPI. The new payment mechanism will be effective from dash. तो IRDAI ने एक आपकी सर्विस लॉन्च की है बीमा असबा नाम से। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको अगर आपने कभी IPO लिया हो तो आपको पता होगा कि आप जब IPO के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ अमाउंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर्स लेने हैं, ठीक है, 100 आपने जो है शेयर्स लेने हैं, इन दैट केस जो 100 शेयर का अमाउंट होता है वो आपका जो है ब्लॉक हो जाता है आपके अकाउंट में, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये बैंक अकाउंट है, आपने जो है 1.5 लाख के अमाउंट का जो है शेयर आपने लेना है, तो ये आपका ब्लॉक हो जाता है जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर अलॉट होता है तो पैसे कट जाते हैं, अदरवाइज आपका जो अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे प्रीमियम पे करने के लिए या पॉलिसी बाय करने के लिए यही मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है। तो IRDAI ने ये चीज़ किस नाम से लॉन्च किया है? बीमा असबा नाम से, बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक्ड अमाउंट, ताकि इजीली प्रीमियम्स जो है आप पे कर सको यूजिंग UPI, ठीक है। अब ये चीज़ इफेक्ट में कब से आएगी? 1 मार्च 2025 से ये आपका इफेक्ट में आएगा। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी मतलब जो बैंक है, जो आपके इंश्योरर है, ठीक है, वो यहाँ पे कंपनीज जो हैं बेसिकली वो आपसे एक ई-मैंडेट भरवाएंगी, एक फॉर्म आपसे भरवाएंगी जिसमें आपका जिस डेट को अमाउंट कटना होगा वो मेंशन होगा, साथ में और डिटेल्स मेंशन होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस फीचर के ये फीचर आपको अलाउ करता है पॉलिसी होल्डर को कि उनका जो फंड है वो ब्लॉक हो सके उनके बैंक अकाउंट में,
जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो प्रीमियम है वो जाता है 50,000 का, ठीक है, तो ये अमाउंट आपका जो है ब्लॉक हो जाएगा, इसे आप फर्दर कहीं यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, और इस अमाउंट को यूज़ किया जाएगा आपकी प्रीमियम पे करने के लिए। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अंडर द फैसिलिटी कॉल्ड बीमा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट द ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट टू इंश्योरर हैपन्स ओनली व्हेन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड। फॉर एग्जांपल आपकी कोई XYZ कंपनी है, उसने आपको पॉलिसी इशू की, उसके बाद ही आपके पैसे यहाँ पे कटेंगे। इन केस अगर प्रीमियम जो है, मतलब इन केस अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ एड ऑन किया हो और आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ गया, ठीक है, जैसे 50K था, 50K से अब ये आपका 60K हो गया, इन दैट केस आपको जो मैंडेट आपने स्टार्टिंग में साइन किया था या मैंडेट जो आपने फिल किया था, अपनी कंसेंट जो दी थी, उसमें आपको चेंज करने होंगे, वो आपको मॉडिफाई करना होगा उस मैंडेट को थ्रू द वन टाइम कंसर्ट और ऑथराइजेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इन केस जो इशूवर है, जो आपकी कंपनी है, उसने प्रोसेस नहीं किया एप्लीकेशन को विद इन 14 डेज, मतलब 14 दिन का यहाँ पर टाइम दिया है, अगर इसके दौरान ये चीज़ प्रोसेस नहीं होती है, आपका यहाँ पे आपको जैसे पॉलिसी नहीं दिया है उन्होंने, तो इन दैट केस आपका जो ब्लॉक्ड अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, उससे आपका जो ब्लॉक है वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, वो अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई, क्या हो रहा है, आपका कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है आपकी पॉलिसी का, आपका जो है ये अमाउंट ब्लॉक किया जाएगा, ठीक है। इस अमाउंट को ब्लॉक करके ये यूज़ करेंगे प्रीमियम्स के लिए, अगर रिन्यू करना होगा तो उसके लिए वो यूज़ किया जाएगा। नाउ बजाज एलियांस जो है ये आपकी पहली कंपनी बनी है जिसने इन फैसिलिटीज़ को, बीमा अस्पा फैसिलिटी जो है आपकी बीमा ASPA फैसिलिटी, इसको स्टार्ट किया है, और इसके तहत जो पॉलिसी होल्डर है ये अप टू 2 लाख तक का अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। फाइन। नाउ बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसके करंट MD एंड CEO है तरुण चुग, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और 2001 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, IRDAI has formed a 7-member committee to review and implement changes to the Insurance Act 1938. The committee is chaired by dash. तो रिसेंटली IRDAI ने एक 7 मेंबर की कमिटी सेटअप की है, जिसके आपके चेयर हैं दिनेश कुमार खरा, जो फॉर्मर आपके चेयरमैन रहे हैं SBI के, ही इज़ अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI, जो इसके आपके हेड हैं। और इस कमेटी में और कौन मेंबर्स आपके शामिल हैं, NS कनन, जो फॉर्मर CEO रहे हैं आपके ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, गिरीश राधाकृष्ण, जो फॉर्मर CMD आपके रहे हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के, राकेश जोशी, जो IRDAI के मेंबर थे, सौरभ सिन्हा, जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं RBI के, आलोक मिश्रा MD एंड CEO माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, एंड L विश्वनाथ, जो लीगल एक्सपर्ट हैं आपके। तो इन सभी को इस कमेटी में शामिल किया गया है और कमेटी के हेड बनाए गए हैं दिनेश कुमार खरा। ओके। अब जो ये कमेटी है ये बेसिकली डिसीजन लेगी आपके FDI जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, ये 74% से 100% करने की बात की गई थी, तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट जिस पे डिस्कशन होना है कि एक ही लाइसेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसके पास लाइसेंस है आपका इंश्योरेंस का, जैसे लाइफ इंश्योरेंस का उसके पास लाइसेंस है, तो वो कंपनी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसीज भी लाए, तो ऐसा ये यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे चलेगा। फिर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो कम करना चाहिए हमें, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस मार्केट में आए। ओके, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़े, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे डिस्कशन होना है। ये 7 मेंबर कमेटी इसके ऊपर डिसीजन यहाँ पे लेगी और अमेंड करेगी, चेंजेस करेगी आपके इंश्योरेंस एक्ट 1938 को, और इनको यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी है विद इन 3 मंथ। ओके, 3 मंथ में इनको ये रिपोर्ट सबमिट भी करनी है, इन टॉपिक्स में डिस्कशन करके। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट इज AQI बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसीज इन पार्टनरशिप विद KM दस्तूर री इंश्योरेंस ब्रोकर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? तो आंसर इज इट वॉज लॉन्च बाय योर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने इन
कोलैबोरेशन विद इन पार्टनरशिप विद KM दसूर री इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब जो पॉलिसी है इसका मेन एम क्या है कि जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर आपके हैं, जो दिल्ली NCR रीजन में वर्क करते हैं, और आप सभी को पता है दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ के जो डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे काम करने में, और जब आपकी एयर क्वालिटी ज़्यादा ख़राब हो जाती है इन दैट केस वहाँ पे जो है इन वर्कर्स को काम, इनका जो काम है वो भी बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए ये पॉलिसी लाए हैं, और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अप टू 6,000 पर वर्कर, ठीक है। ये अमाउंट आपका कितना है 6,000 पर वर्कर का ये फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे इस इंश्योरेंस की पॉलिसी के थ्रू प्रोवाइड करेंगे अगर डेली AQI जो है वो आपका एक्सीड करेगा 400, ठीक है, बियॉन्ड 2 स्ट्राइक। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी आपकी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI हैज रिसेंटली इन February imposed ₹- crore penalty on UIB Insurance Brokers Private Limited for repeated delays in remitting premiums। तो रिसेंटली IRDAI ने जो है 1 करोड़ का पेनल्टी आपका लगाया है UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी टाइप की पेनल्टी आपकी जो है IRDAI ने 1 करोड़ की पेनल्टी जो है इन मंथ ऑफ जनवरी ये आपकी पेनलाइज की थी, ये आपकी पेनल्टी लगाई थी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस पे, ठीक है। तो बेसिकली IRDAI के रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं किए गए थे, इस वजह से 1 करोड़ की पेनल्टी यहाँ पे लगाई गई थी। एंड सेम चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पोज की गई है पेनल्टी किस पे, UIB इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडो रशियन राइफल्स हैज डिलीवर्ड 40,000 assault rifles to Indian Army which were produced at the कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन अमेठी उत्तर प्रदेश। तो इंडो रशियन राइफल्स के साथ एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साइन हुआ था 2021 में, और इसका अमाउंट आपका था 5,124 करोड़ का, ठीक है। ये आपका अग्रीमेंट, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडो रशियन राइफल्स के बीच में, और इसके तहत 40,000 रिसेंटली 40,000 आपकी जो AK-203 आपकी असॉल्ट राइफल्स हैं उसका डिलीवरी यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। और ये जो राइफल्स हैं ये आपकी इंसास और AK-47 को रिप्लेस करेंगी। फाइन। नाउ जो आपकी यहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल है, इसमें चैम्बर की अगर हम बात करें तो इट इज़ योर 7.62 by 39 mm। इसका वेट आपका है 3.8 kg का। लेंथ की बात करें तो ये आपकी है 690 mm विद अ स्टॉक फोल्डेड। एंड अगर यहाँ पे एक्सटेंडेड स्टॉक की बात करें तो विद दिस इसकी लेंथ आपकी हो जाती है 930 mm की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्लेयर हु वॉन द चेन्नई ओपन 2025 इन अ सिंगल कैटेगरी। तो जो आपका चेन्नई ओपन टेनिस का इवेंट हुआ था, इस इवेंट में फ्रांस के केरियान जैक्विट जो हैं इन्होंने सिंगल कैटेगरी में ये जीत हासिल की थी, और डिफीट इन्होंने किया था स्वीडन के एलियास येमर को। ओके, इट वॉज योर 5th एडिशन, चेन्नई ओपन का ये 5th एडिशन था। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए डबल्स की, तो डबल्स कैटेगरी में शिनतारो एंड केतो जो आपके जापान के प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ पे जो है जीत हासिल की थी बाय डिफीटिंग इंडियन प्लेयर साकेत एंड राम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोक सिंगर सुक्री बोमागवाड़ा recently in February passed away in which year she won the पद्मश्री अवार्ड in the field of arts। तो यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं सुक्री बोमागवाड़ा की, और इन्हें 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था, और इनको एक और नाम से जाना जाता है शुखराजी या वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अ हालाकी कम्युनिटी, ठीक है। तो ये इन नामों से भी इनको जाना जाता था। रिसेंटली इनका जो है डेथ हुआ है, एंड इन्होंने कंपोज किया है, ठीक है, इन लेडी ने कंपोज किया था ओवर 4,000 हालाकी ट्राइबल फोक सॉन्ग्स को, एंड इन्हें नाइटिंगेल ऑफ हालाकी वोकालिगा कम्युनिटी भी कहा जाता है, ठीक है।
इसके अलावा अवार्ड्स की बात करें तो 2017 में तो पद्मश्री से नवाजा गया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने इन्हें 1988 में राज्योत्सव अवार्ड से नवाजा था और जनापड़ा श्री अवार्ड से 1999 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया विच वाज हेल्ड इन दी येलहंका एयरफोर्स स्टेशन इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेंटली एक आपका इवेंट हुआ था जिसका नाम है एरो इंडिया, बेंगलुरु में हुआ था। इसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आता है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा। एंड यहाँ पे ये जो इवेंट है, इस इवेंट में एयर शोज आपके होते हैं और एविएशन एग्जीबिशन इंडिया यहाँ पे करता है अपना। ओके, कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन था, जिसके बारे में आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इस इवेंट का आपका थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट पॉइंट सेज द जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने यहाँ पे एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ T700 इंजन। देन आइडल फॉर्ज टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इनका ड्रोन नेत्र 5 along with the Switch V2 tactical UAV and a logistic UAV concept at the Aero India 2025. Next point says during the event Bharat Electronics Limited has partnered with Safran Electronics and Defense for manufacturing and maintaining the Hammer, which is highly agile modular munition extended range weapon. तो ये यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे पार्टनरशिप की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? सारे आपके पॉइंट करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑल अबव द पॉइंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। यहाँ पे बात हुई थी नेत्रा की। नेत्र जो आपका एक ड्रोन है, इसका वेट है 8 kg का, रेंज कितनी है 10 से 15 किलोमीटर की, और अगर टाइम कैपेसिटी की बात करें तो अप टू 75 मिनट तक ये आपका जो है काम कर सकता है। ठीक है, लाइफ इस कितनी है, और पेलोड क्या है? पेलोड इसका रहेगा 1.5 to 2 kg का। फाइन, इसके अलावा अदर पॉइंट्स देख लेते हैं इस एरोस्पेस के एरो इंडिया के बारे में। तो पहला आपका पॉइंट कह रहा है HAL ने रीनेम किया है इनका हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, जिसका नाम क्या रखा गया है? यशस। ठीक है, ये आपका ये चीज़ आपकी हुई थी एरो इंडिया में। फिर जो टाटा एलेक्सी है इन्होंने पार्टनरशिप किया है गरुड़ा एरोस्पेस के साथ स्टैब्लिश करने के लिए आपका डेडिकेटेड सेंटर, किसके लिए? ड्रोन डिज़ाइन, इंजीनियरिंग एंड सर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट सेज BEML ने एक नया लोगो इनका जो है वो रिलीज किया है, यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं। देन अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने पार्टनरशिप की है DRDO के साथ, मतलब इनके पार्टनरशिप में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम को इस इवेंट के दौरान, और ये जो सिस्टम है ये डिज़ाइन किया गया है टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज दी हॉस्टाइल ड्रोन, जो आपके मतलब एनिमी के ड्रोन होंगे उसको ये टारगेट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम जो है इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किए थे इस इवेंट में, विच कवर द प्रोडक्शन ऑफ अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पैड्स एंड लाइट वेटेड मल्टी रोल मिसाइल्स as well as the establishment of advanced short range air to air missile। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी इन इंडिया। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो भी यहाँ पे साइन किया गया था डिजाइन और डेवलप करने के लिए इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन IFEP सिस्टम को फॉर इंडियन नेवल शिप और इंडियन नेवी शिप। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की। ये जो समिट है ये कहाँ पे हुई थी? ये दुबई UAE में हुई थी आपकी। ठीक है, इसके अगर बात करें ये कब से कब तक चली थी, तो 11 से 13 फरवरी तक ये चली थी, और इसकी थीम आपकी थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नेंस। ओके, जो समिट है इट वाज लेड बाय दी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल गिरावी, जो मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट अफेयर्स है फ्रॉम द UAE, एंड ये आपके चेयरपर्सन भी हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइजेशन के। देन इस समिट में आपकी 6 थीमेटिक कन्वर्जेशन यहाँ पे हुई थी, किस किस टॉपिक में? इफेक्टिव गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी में, फाइनेंसिंग एंड फ्यूचर एंड अ ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट क्राइसिस मिटिगेशन एंड रेसिलेंट सिटीज, ह्यूमन सेंट्रिक फ्यूचर्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ग्लोबल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन एंड emerging frontier and the future इंडिया इज, और यहाँ पे अगर बात करें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय दी भूपेंद्र यादव जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अवार्ड्स जो हैं उनके बारे में भी यहाँ पे वो अवार्ड्स जो हैं वो भी यहाँ पे दिए गए थे इंडिया के 3 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को, जिनका नाम है सागर, अभिनव मिश्रा एंड अनुष्का सिंह। इन तीनों को ये अवार्ड दिए गए थे जो बिलोंग करते हैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इनको यहाँ पे जो है ब्रॉन्ज अवार्ड दिया गया था। किसने यहाँ पे अवार्ड प्रेजेंट किए थे? मंसूर बिन जायद अल नहाय जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएई के। एंड यहाँ पे कैश प्राइज इस अवार्ड का आपका था $10,000 का। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ MOU साइन बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है जिसका मेन एम है कि हम एनहांस करें क्वालिटी एश्योरेंस ट्रेडिशनल मेडिसिन में। ठीक है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू एनहांस द क्वालिटी एश्योरेंस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्लोबल प्रमोशन ऑफ अ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बिटवीन योर इंडिया एंड इंडोनेशिया। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन AI पावर्ड सिंगल विंडो सिस्टम इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी टू फास्ट ट्रैक इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स एंड इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है AI पावर्ड सिंगल विंडो इन पार्टनरशिप विद विच कंपनी? तो इट इज़ योर माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनरशिप से ये इन्होंने लॉन्च किया था ताकि ईज ऑफ डूइंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, इस सिस्टम की वजह से इंटीग्रेट होंगे आपके 150 प्लस बिजनेस सर्विसेज अक्रॉस 30 डिपार्टमेंट्स। एंड यहाँ पे रियल टाइम ट्रैकिंग जो है ट्रैकिंग की जा सकेगी फॉर द अप्रूवल एंड रिन्यूअल। ओके, नाउ अब यहाँ पे कर्नाटका में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपकी हुई थी, मीट आपकी हुई थी 2025 की, जो 12 से 14 फरवरी को हुई थी। और इसका मेन एम क्या था कि जो कर्नाटका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको और एनहांस किया जा सके और स्ट्रेंथन उसको किया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ाई जा सके। ठीक है, जो इवेंट है इस इवेंट में आपका 10.27 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आया है कि मतलब कंपनीज ने कमिट किया है कि वो कर्नाटका में इन्वेस्ट करेंगी एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे जो है 6 लाख जॉब्स जो हैं वो जनरेट की जा सकेंगी। फाइन, अब यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे JSW ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है 1.2 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का। किसके लिए? सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, बैटरी स्टोरेज, विंड टर्बाइन जनरेटर के लिए। ऐसे ही स्टील सीमेंट प्लांट्स के लिए यहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे कर्नाटका में। ठीक है, ऐसे ही बोलदोता स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है ये 540 बिलियन यहाँ पे खर्च करने वाले हैं स्टील प्लांट के लिए। देन टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो है 500 बिलियन इंडियन रुपीस यहाँ पे खर्च करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। ऐसे ही रिन्यू प्राइवेट लिमिटेड है आपका है, इनका भी 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रहेगा। हीरो फ्यूचर एनर्जी का 220 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। देन सुजॉन एनर्जी जो है इसका भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें इन्होंने भी कमिट किया है कि 219.5 बिलियन इंडियन रुपीस जो है ये यहाँ पे खर्च करेंगे फॉर द विंड पावर प्रोजेक्ट्स एंड विंड टर्बाइन जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है उन्होंने भी बोला है ये 15.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे फॉर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन फॉर एयरबस H125 के लिए एंड गन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा वॉल्वो और होंडा का भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल स्टेटस ऑफ डेवल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव evidence based ranking 2024 at the Indian Institute of Public Administration, that is IIP. as per the report which state is top the index। तो इस इंडेक्स में टॉप कौन से आपके स्टेट ने किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप किया है, फॉलोड बाय और केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। और कर्नाटका का आपका स्कोर कितना था? इट इज 72.23। ओके, ये इसका हाईएस्ट यहाँ पे स्कोर था। ओके, एज पर दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था अबाउट द प्रोग्रेस इन द एम्पावरिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड 6 डायमेंशन में ये आपका फोकस करता है। ये रिपोर्ट आपकी बेस थी 6 डायमेंशन में, जैसे फ्रेमवर्क हो गया, फंक्शन आपका, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग
एंड अकाउंटेबिलिटी, इस पे बेस्ड आपकी पूरी रिपोर्ट थी। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, ये मतलब डिवोल्यूशन जो है आपका रूरल लोकल बॉडीज का, ये इंक्रीज हुआ है। पहले 39.9% था 13-14 में, अब ये बढ़ के 43.9% हो गया है 21-22 में। इसके अलावा स्टेट्स जिसमें हाईएस्ट आपके मतलब ऐसे स्टेट जिनकी टॉप रैंकिंग थी, तो ये मैंने अभी आपको बताया, पहले नंबर पे कर्नाटका था, देन केरला सेकंड नंबर पे विद स्कोर ऑफ 70.59, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे 68.38 के स्कोर से, फिर महाराष्ट्र 61.44 एंड फिफ्थ नंबर पे था आपका उत्तर प्रदेश विद 60.07 स्कोर। ओके, अगर लोएस्ट की बात करें तो यहाँ पे दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है, इसकी रैंकिंग आपकी 13.62 थी। देन पुडुचेरी की 16.16, लद्दाख की थी 16.18। तो ये 3 आपकी जगह ऐसी थी जिनका आपका जो रैंकिंग था वो आपका कम था। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसके कारण प्रेसिडेंट आपके हैं वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर। हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, एंड से 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा अब बात करते हैं डायमेंशन बेस्ड आपके स्टेट जिन्होंने टॉप किया है। जैसे फ्रेमवर्क की कैटेगरी में केरला ने टॉप किया है, देन फंक्शंस में तमिलनाडु, फाइनेंसेस में कर्नाटका ने, एंड जो फंक्शनरीज थे उसमें गुजरात ने टॉप किया है। देन कैपेसिटी एनहांसमेंट या कैपेसिटी बिल्डिंग में तेलंगाना ने, और अकाउंटेबिलिटी की कैटेगरी में कर्नाटका ने टॉप किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड द डिजास्टर रिस्क एंड रेसिलेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क रिपोर्ट which is aimed at strengthening the India's telecom sector against natural disaster in partnership with Dash। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये रिपोर्ट आपकी जारी की थी इन कोलैबोरेशन विद CDRI, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलकर ये रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी। और इस रिपोर्ट में आपकी स्टडी कंडक्ट कराई गई थी 5 इंडियन स्टेट्स में, जैसे असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड एंड गुजरात। ठीक है, जिसका मेन फोकस किस पे था, डिजास्टर रिस्क एंड रेसिलेंट स्ट्रैटेजीज पे। ठीक है, विच आर स्पेसिफिक टू द टेलीकॉम सेक्टर। अब जो स्टडी है इसमें आपके रिकमेंडेशन, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन दिए गए थे, जैसे कि हमें इंप्रूव करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन को विदस्टैंड डिजास्टर। ठीक है, डिजास्टर के अकॉर्डिंग। फिर मल्टी हैजार्ड के मतलब डेवलप करना चाहिए मल्टी हैजार्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी को। ऐसे ही एनहांस करना है हमें फाइनेंशियल सेफगार्ड को फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर। इस टाइप के यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड की गई थी। नाउ CDRI के बारे में बात करें तो इसके कारण DG आपके हैं अमित प्रोथी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज साइन एन MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू बूस्ट हेल्थ केयर ऑफ अ सीनियर सिटीजन। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने MOU साइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के साथ, ताकि हेल्थ केयर जो आपकी है उसको बूस्ट किया जा सके, सीनियर सिटीजन की हेल्थ केयर को बूस्ट किया जा सके। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। Now next आपका क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द SEBI हैज रिसेंटली इन February लॉन्च अ पोर्टल। तो इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए SEBI ने जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पोर्टल। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर D, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए ये पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसे ऐसे समझो, पहले तो बात करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की, ये होते क्या है। ठीक है, अब देखो एक आपकी कंपनी है XYZ कंपनी। ठीक है, ये कंपनी रजिस्टर्ड है आपकी SEBI के साथ। फाइन, अब इस कंपनी के ऑलरेडी 3 आपके कंपनीज के साथ टाई अप थे। जैसे एक कंपनी हो गई आपकी ABC1, ABC2, ABC3, और इन कंपनीज के बारे में जो SEBI है, SEBI ने इस कंपनी के बारे में XYZ ने SEBI को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और ये SEBI के साथ लिस्टेड होने के बाद अपने आप को दिवालिया घोषित करती है, क्योंकि इन तीनों कंपनी से इसको लॉस होता है। अब SEBI जो है ये सोचता है ये कंपनी तो अच्छी खासी चल रही थी, तो अचानक से इसे दिवालिया क्यों घोषित कर दिया इसने, बैंकरप्ट क्यों अपने आप को घोषित कर दिया।
तो बाद में इसे पता चलता है अबाउट दीज 3 कंपनीज की इनके साथ टाइप थे और इनके साथ ट्रांजेक्शन्स इनके थे। तो ये जो ट्रांजेक्शन इनके बीच में हुए XYZ और आपकी ABC के बीच में, ये होते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और इसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ ना हो, सेबी ने जो है आपके यहाँ पे नॉर्म्स आपके निकाले, या आप बोल सकते हो इसे कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इन्होंने निकाले कि ये चीज़ ना हो। तो आपकी जो कंपनी है जो सेबी के साथ लिस्ट होगी, उसको अपने जो फर्दर आपकी जो भी कंपनीज के साथ टाई अप हैं, ठीक है, वो इनके जितने भी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है जिन कंपनीज के साथ है, उनके बारे में हमें बताना होगा। ठीक है, तो सेबी ने ये चीज़ बोला। अब इसी चीज़ के लिए एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल। ठीक है, क्या नाम है इसका? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल इसका नाम है, जिसका काम क्या रहेगा? ये मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा इन ट्रांजैक्शंस को, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, जो पोर्टल है इसका मेन एम है स्ट्रीमलाइन करना आरटीबी रिपोर्टिंग को बाय द लिस्टेड कंपनीज। ओके, अब जो ये पोर्टल है इसे मेंटेन कौन करेगा? 3 प्रॉक्सी एडवाइजरीज जो हैं आपकी, वो इसे मेंटेन करने वाली हैं। इन गवर्न रिसर्च सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट आती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एंड तीसरी आ जाती है स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये आपकी 3 प्रॉक्सी एडवाइजरीज जो हैं वो इस पोर्टल को मेंटेन करेंगी। और इस पोर्टल में आपकी बेसिकली पूरी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट दी आरपीटीज। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर हैं वो इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि आरपीटीज मतलब जो भी आपकी लिस्टेड कंपनी है उसमें इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करेंगे वो सारा चीज़ देख भाल के ही आपका इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए ये पोर्टल उन्हें हेल्प करेगा इस चीज़ में कि वो आरटीपी जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देख के देन ही फर्दर डिसीजन ले। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एनपीसीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूल फॉर मैनेजिंग चार्जबैक इन यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्रॉम डैश। तो एनपीसीआई ने एक रूल आपका यहाँ पे निकाला है। ये रूल क्या कहता है? जैसे एक बच्चा है आपका राम, ठीक है, एक पर्सन है राम और दूसरा है आपका श्याम। ठीक है, श्याम ने आपके 1200 रुपये भेजे राम को। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया? यूपीआई के जरिए आपके 1200 रुपये भेजे, बट क्या हुआ? श्याम के अकाउंट से पैसे तो कट गए। ठीक है, इसके अकाउंट से आपके पैसे कट गए बट वो राम तक पहुंचे नहीं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो आप क्या करते हो? आप रिफंड के लिए करते हो कि भाई आप बैंक को कॉल लगाते हो कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, और वो आपको रिफंड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा ही जब एक कंपनी, ऐसा समझो कि जब आपकी बल्क पेमेंट होती है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है XYZ कंपनी, उसने कुछ सामान लिया था, उसकी इसने बल्क पेमेंट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? कितनी बार ऐसा होता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में आपका, जैसे यहाँ पे केस मैंने आपको बताया कि पैसे भेजे गए बट पहुंचे नहीं। ठीक है, तो ये बल्क पेमेंट में बहुत बार ऐसा देखा जाता है। तो अभी एनपीसीआई ने क्या बोला है? ऐसे केसेस में ऑटोमेटिकली ही जो आपका रिफंड है वो कर दिया जाएगा, या रिफंड करना है नहीं करना है, ये सब चीज़ें जो है आपकी ऑटोमेटिकली ही देखी जाएंगी। ठीक है, अभी ये सिर्फ लागू हुआ है आपका बल्क ट्रांजैक्शन के लिए। धीरे धीरे ये जो है 1-to-1 ट्रांजैक्शंस पे भी आएगा। ठीक है, इनिशियली अभी इसको सिर्फ बल्क ट्रांजैक्शन के लिए आपका अलाउ किया गया है, और ये फॉलो आपका किया जाएगा 15 फरवरी 2025 से। ठीक है, तो एज पर द न्यू यूपीआई रूल, चार्ज बैक मतलब रिफंड विल नाउ बी ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन क्रेडिट कंफर्मेशन एंड रिटर्न रिक्वेस्ट जो रेज की जाएगी बेनिफिशियरी बैंक्स की तरफ से इन द नेक्स्ट सेटलमेंट साइकिल आफ्टर द रिफंड हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई थी, और ये जो फैसिलिटी है ये अभी आपकी इम्प्लीमेंट की गई है इन अ यूपीआई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, यूआरसीज के लिए ये आपकी अभी जो है लागू की गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 15 फरवरी 2025। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज बीन एडेड टू द MSCI विच इज मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है इंडिया की जो ऐड हुई है इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स जो है बेसिकली ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस जो भी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती हैं उनकी ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, मतलब इंडिया की ये सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी है जिसे इंडिया प्रमोट कर रहा है ग्लोबली, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को मिल सके। ठीक है, अब कौन सी कंपनी यहाँ पे ऐड हुई है इस इंडेक्स में, इट इज़ योर गुरुग्राम बेस्ड Hyundai मोटर इंडिया। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ Hyundai मोटर जो है ये कौन सी कंट्री की कंपनी है। ठीक है, जो Hyundai मोटर इंडिया है इसको अभी रिसेंटली इस इंडेक्स में ऐड किया गया है। और कौन सी कंपनी है जिसे इस इंडेक्स से हटाया गया है, रिमूव किया गया है, तो ये आपकी है अदानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी को हटाया गया है और ऐड किसे किया गया है, Hyundai मोटर इंडिया को, जो आपकी इकलौती मतलब इस इंडेक्स में इकलौती लार्ज कैप इंडियन स्टॉक है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। इस वजह से यहाँ पे इस इंडेक्स में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, अब इस इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री की कंपनीज जो हैं इस इंडेक्स में आपकी हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा चाइना। ठीक है, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है ताइवान, एंड तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया जो है इस इंडेक्स में है। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा आपकी कंपनीज जो हैं ऐड हुई हैं। तो ये टॉप 3 कंट्रीज आपको याद रखनी है जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, नाउ अब जो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं कि आपकी Hyundai मोटर इंडिया को ऐड किया गया है और दूसरी वाली कंपनी को हटाया गया है, तो ये इफेक्ट में आपके आ जाएंगे। ठीक है, ये इंप्लीमेंट किए जाएंगे 28 फरवरी से और इफेक्ट में आपके आ जाएंगे 3 मार्च से। ठीक है, नाउ अब टॉप स्टॉक्स यहाँ पे जिनके स्टॉक्स जो है वो आपके बड़े हैं, जिनका वेट जो है बड़ा है इस आपकी इंडेक्स में, तो इसमें आ जाता है इंडसइंड बैंक, जोमेटो, मैनकाइंड फार्मा, वरुण बेवरेज, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये सारी आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनका वेटेज बड़ा है। ठीक है, पहले से इम्प्रूव हुआ है। एंड ऐसी कंपनीज जिनका वेटेज इस इंडेक्स में घटा है तो आपकी अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, भारती एयरटेल, TCS, महिंद्रा, लार्सन एंड टोब्रो, ये सारी ऐसी हैं जिनका वेटेज आपका कम हुआ है। क्लियर है। नाउ अब बात करेंगे आपके MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स की। तो इस इंडेक्स में जो है आपके अराउंड 20 स्टॉक्स जो हैं वो आपके ऐड किए गए हैं। वहीं पे 17 स्टॉक ऐसे हैं जो हटाए गए हैं, जो आपके रिमूव किए गए हैं। वहीं पे अगर ग्लोबल लिस्ट की बात करें तो 107 जो है आपकी कंपनीज जो हैं वो हटाई गई हैं। ठीक है, ग्लोबल लेवल वाले इंडेक्स की बात कर रही हूँ, और 23 कंपनीज जो हैं वो ऐड की गई हैं। फाइन, नाउ कौन सी कंपनी है, यहाँ पे आप इनके पूरे नाम देख सकते हो, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, एकम्स ड्रग फार्मा, देन अलाइड ब्लेंडर्स, ASK ऑटोमेटिव, ब्लैक बॉक्स, इन सबको यहाँ पे ऐड किया गया है आपके डोमेस्टिक वाले इंडेक्स में, डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में। वहीं पे डिलीट किया गया है एडवांस एंजाइम, आपके बजाज, हिंदुस्तान शुगर, बालमेर लेवेर, भारत बिजली, इन सबको यहाँ से हटाया गया है इस इंडेक्स से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु वॉन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 इन द मेल कैटेगरी एट द स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2025 विच वॉज हेल्ड एट द ताज महल पैलेस इन मुंबई, महाराष्ट्र। तो इनमें से कौन से प्लेयर हैं जिनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज जो आपके PR श्रीजेश हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है इन अ मेल कैटेगरी। वहीं पे मनु भाकर जो है, ठीक है, इनका नाम क्या है, मनु भाकर, इनको जो है फीमेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आप जो है पूरे इनके लिस्ट देख सकते हैं, जैसे शीतल देवी को मोमेंट ऑफ द ईयर दिया गया है, मुथैया मुरलीधरन जो है ये फर्स्ट एवर इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड इनको दिया गया है। देन स्टेट टीम ऑफ द ईयर अवार्ड सौराष्ट्र को दिया गया है। ऐसे ही आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है करनाम मालेश्वरी, सुमित अंतिल को पैरा स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन आपकी SRM बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, शीतल देवी को आपका स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी का दिया गया है। ठीक है,
देन नेक्स्ट आपका है राहुल द्रविड़ कोच ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। ऐसे ही वंदना जी को स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में दिया गया है। ऐसे ही टीम स्पोर्ट्स में मेल के लिए स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया गया है हार्दिक सिंह को। देन आपका शिव कौर जो है शिव कौर समारा जो हैं इनको स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इंडिविजुअल कैटेगरी में। ऐसे ही नीरज चोपड़ा जी को मेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मिला है। एनटीपीसी लिमिटेड जो है ये आपकी बेस्ट पीएसयू है फॉर प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट्स। ऐसे ही नेक्स्ट अवार्ड आपका है मोहम्मद शामी जी को दिया गया है टीम स्पोर्ट्स के लिए। देन तिलोत्तम सेन जो है इन्हें यंगर अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर फॉर ट्रैक एंड फील्ड ये पारुल चौधरी को मिला है। टाटा स्टील आपकी बेस्ट कॉर्पोरेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इनको ये अवार्ड दिया गया है। देन मेंस 4x400 मीटर रिले रेस टीम जो है उनको ट्रैक एंड फील्ड कैटेगरी में अवार्ड मिला है। ऐसे ही स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर दिया गया है आपका मुरुगेसन को, ठीक है। देन आर वैशाली को आपका इंडिविजुअल कैटेगरी में स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही तमिलनाडु बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स रहा है। ऐसे ही चंदू बोर जो है इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एंड रोहन बोपन्ना जो है इन्हें एस ऑफ एस अवार्ड दिया गया है।